साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के सेशन में, जिसमें हम पढ़ेंगे एमपीपीएससी मेंस 2024 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है मेंसुरेशन। आप जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति से कुछ प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। परीक्षा आपके एकदम सामने है। परीक्षा की दृष्टि से कैसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आपको पता है कि एमपीपीएससी में मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन की हम लोग लगातार बात जो है वो करते जा रहे हैं, जिसके अंदर भी कुछ सिलेबस में चेंजेस होने के बाद मैथ्स का वेटेज और बढ़ा है, क्योंकि गणित और स्टैट्स में आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने की संभावना होती है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इनको आपको बिल्कुल पढ़ के परीक्षा में जाना ही चाहिए। और बहुत आसानी से जिसने पहली बार मेंसुरेशन पढ़ा होगा, जो पहली बार क्षेत्रमिति पढ़ रहा होगा, उसको भी इसमें किसी प्रकार की कहीं से कहीं तक कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आइए बिना आपका समय लिए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति, अब क्षेत्रमिति में भी होता क्या है? कई बच्चों को तो पहले ये नहीं पता कि क्षेत्रमिति और ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या होता है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। एक शब्द आपका आ रहा है क्षेत्रमिति, ठीक है, और एक शब्द आपका आ रहा है ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति। आप यहाँ भी त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, चतुर्भुजों की बात कर रहे हैं, मतलब ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहे हैं। आप क्षेत्रमिति में भी आप घन घनाभ की बात तो करते हैं, लेकिन पहले त्रिभुज की भी बात करते हैं, चतुर्भुजों की भी बात करते हैं, सर्कल की भी बात करते हैं, रेक्टेंगल, आयत, वर्ग, स्क्वायर, और फिर आप बेलन, शंकु, कोन वगैरह, कोन स्फीयर, सिलेंडर, इन सब की भी बात आप करते हैं। तो अब बेसिक डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये भी आकृतियां हैं, ज्योमेट्रिक एंटिटीज हैं, और ये भी ज्योमेट्रिक एंटिटीज हैं, पर क्षेत्रमिति शब्द और ज्यामिति शब्द का अंतर क्या है? तो देखिए भाई, जहाँ पर आप किसी चीज़ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसी चीज़ के बनावट की बात करते हैं कि उसकी डायमेंशंस कैसी हैं, उसको बनाया कैसे गया, उसमें एंगल्स कितने हैं, कैसा एंगल है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं बात करूँ एक त्रिभुज की, सपोज कीजिए एक त्रिभुज का एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इस त्रिभुज को ज्यामिति और क्षेत्रमिति के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम ज्योमेट्री की बात करेंगे, ज्योमेट्री की बात करेंगे, तब हम इस त्रिभुज के अंतः केंद्र, इन सेंटर, एल्टीट्यूड, इसकी साइड्स के ये कोण, इनके बारे में चर्चा करेंगे ज्योमेट्री में, कि इसकी दो साइड्स दे दी तो तीसरी साइड क्या होगी, या मान लीजिए इसका अंतः केंद्र निकालिए, इसका परिकेंद्र निकालिए, इन सेंटर, सरकम सेंटर। लेकिन क्षेत्रमिति में क्या होगा, मेंसुरेशन में क्या होगा? क्षेत्रमिति में सिर्फ दो या तीन ही चीज़ों की बात होती है, चाहे वो कोई सा भी सवाल हो। पहले तो आप ये समझें, क्षेत्रमिति में एक आपकी बात होती है परिमाप की, परिमाप जिसको आप कहते हैं पेरीमीटर। हम किसकी बात कर रहे हैं? क्षेत्रमिति की। क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन। तो क्षेत्रमिति में होती है पेरीमीटर, परिमाप की बात, सबसे पहली बात। उसके बाद जो दूसरी चर्चा हम लोग मेंसुरेशन में करते हैं, वो करते हैं क्षेत्रफल की। अब कई लोगों को क्षेत्रफल, परिमाप क्या है, इसके बारे में भी हो सकता है डाउट हो। पहले किसी भी चीज़ को कॉन्सेप्चुअली समझना चाहिए, उसके बाद उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और बात करते हैं हम आयतन की। आयतन मतलब होता है वॉल्यूम। अब और उसके अलावा पृष्ठ क्षेत्रफलों की बात करते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब होता है सरफेस एरिया। तो ये सब चीज़ों की जहाँ पर बात हो रही होगी, वही है आपका क्षेत्र में। अदरवाइज पूरा ज्योमेट्री है बचा हुआ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं मान लीजिए आपसे कहता हूँ कि एक बेलन है, मान लीजिए एक बेलन है, तो बेलन क्या है? बेसिकली एक 3D ऑब्जेक्ट है। 3D ऑब्जेक्ट मतलब 3D, तीन डायमेंशन, डी मतलब डायमेंशन। तीन डायमेंशन कौन कौन सी हैं आप जानते हैं। अगर 3D ऑब्जेक्ट है तो उसमें एक लंबाई होगी, एक उसमें चौड़ाई होगी, और एक उसमें ऊंचाई होगी। बेलन में आप सोच के देखिए, आपको लंबाई भी मिलेगी, चौड़ाई भी मिलेगी, और ऊंचाई भी। तो ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली, या फिर मैं आपसे कहूँ त्रिभुज, ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा ऑब्जेक्ट है? 2D ऑब्जेक्ट है। 2D क्यों है? क्योंकि ट्रायंगल एकदम, उसमें या तो लंबाई है या तो चौड़ाई है, मतलब बेसिकली गहराई नहीं है, मोटाई नहीं है। तो इसका आयतन हो सकता है क्या? ये कोई वॉल्यूम होगा क्या? नहीं होगा। तो वॉल्यूम कहाँ होता है? केवल 3D ऑब्जेक्ट्स में होता है। सबसे पहली बात क्षेत्रफल। अब आयतन जो होता है वो कहाँ होता है? 2D ऑब्जेक्ट में होता है। और सॉरी, क्षेत्रफल जो होता है वो 2D ऑब्जेक्ट में होता है, लेकिन आयतन कहाँ होगा, वॉल्यूम कहाँ होगा? जहाँ 3D ऑब्जेक्ट्स की बात होगी, जहाँ पर तीन डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट। और क्या हो सकते हैं? जैसे गोला हो सकता है, स्फीयर, गोला हो सकता है, या फिर मैं आपसे बात करूँ शंकु होता है। इसको आप कैप समझ लीजिए, बर्थडे वाली, वो एक शंकु बोलते हैं, कोन बोलते हैं, जो आप आइसक्रीम खाते हैं मार्केट में। ये सब कैसे ऑब्जेक्ट हैं? 3D ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए तो आइसक्रीम में कुछ रखा जा सकता है, कुछ भरा जा सकता है। बेलन में कुछ भरा जा सकता है, और जो स्थान घेरने की क्षमता रखे वहीं आयतन आएगा, वहीं पर वॉल्यूम आएगा। और ये आपकी परीक्षा में सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। तो हम एक एक करके पहले मेंसुरेशन में 2D को समझेंगे, 2D मतलब दो डायमेंशन वाला, और फिर हम इसको 3D को समझेंगे।
अब इम्पोर्टेंट क्या क्या है सर, यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो एक सवाल आ सकता है यहाँ से परिभाषाओं पर आधारित, ठीक है, बिल्कुल आप नोट बना लें, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा सकता है। तो एक परिभाषाओं पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, दूसरा आपसे वो सवाल पूछ सकता है न्यूमेरिकल। पहले विगत परीक्षाओं में परिभाषा भी पूछी गई है और सवाल भी पूछे गए हैं, तो हम दोनों दिशाओं में प्रयास करेंगे। यहाँ से आपका 2 मार्कर भी पूछ सकता है, 7 मार्कर भी पूछ सकता है और 10 मार्कर भी पूछ सकता है। क्योंकि मेंसुरेशन इस बार स्पेशली जोड़ा गया है, नाम लेके जोड़ा गया है, तो संभावना इस बात की है कि आपकी परीक्षा में मेंसुरेशन का जो है वो क्वेश्चन देखा जाए। तो इसीलिए आइए शुरुआत करेंगे हम। फर्स्ट जैसे देखते हैं क्या रहा है, क्षेत्रमिति। मैंने आपको बताया अभी क्षेत्रमिति क्या होती है, पर फिर भी हम समझते हैं परिभाषा क्या है। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपके पास हर चीज़ की होना चाहिए। लिखा है, कहते हैं कि गणित की वह शाखा, आखिर है तो भाई गणित की ही शाखा ना, तो गणित की वह शाखा जो क्या करती है, बेसिकली ज्यामितीय आकृति में, आपसे कह रहा था ना ज्योमेट्रिकल एंटिटीज, क्योंकि ये सब क्या है, त्रिभुज चतुर्भुज, ये सब क्या है, ज्यामितीय आकृति है, ज्योमेट्रिकल एंटिटीज हैं। तो ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल एवं काय की बात करती है, आयतन के मापन से संबंधित है। अभी अभी आपसे मैंने कहा, जब हम एरिया वॉल्यूम की बात करने लग जाते हैं ज्योमेट्रिकल एंटिटीज की, तो वही क्या कहलाती है, ब्रांच क्या कहलाएगी, मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति। आपको स्पष्ट होगा इसका मतलब कि मैंने आपको जो भी समझाया थोड़ी देर पहले, तो आप बोलेंगे क्षेत्रमिति कहलाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच एरिया एंड वॉल्यूम आर कैलकुलेटेड ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स सच एज सर्कल, ट्राइंगल, स्फीयर, कोन एटसेट्रा। किसी का भी आप क्षेत्रफल और आयतन जहां निकालना पॉसिबल है उसका बात करते हैं। डेफिनेशन क्लियर। कभी डेफिनेशन 2 मार्कर में पूछी गई आपसे, विगत परीक्षाओं में एक बार पूछ लिया था, सिर्फ मेंसुरेशन लिख दिया था और बताइए कि आप मेंसुरेशन से क्या समझते हैं। 3 मार्कर में आपसे पूछ लिया था। पहले 3 मार्कर में क्वेश्चन आता था, आपको मालूम होगा। अब 2 मार्कर में सवाल आपसे पूछता है, तो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। अब आगे और क्या कहते हैं, इसमें हम मुख्यतः क्षेत्रफल, परिमाप, पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन की ही बात करते हैं। मुख्यतः एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है वो मैं भी आपको समझाऊंगा। फिर परिमाप, पेरीमीटर, कई लोग परिमाप को परिधि भी कहते हैं। अब मैं आपसे पूछ लूं, जरा मुझे कमेंट करके बताइए कि परिमाप और परिधि में क्या डिफरेंस होता है, पेरीमीटर और सरकमफेरेंस में क्या डिफरेंस होता है, जरा बताइए। क्या ये दोनों एक ही चीजें हैं, क्या ही इनमें कुछ डिफरेंस है, थोड़ा सा आप मुझे कमेंट करके बताएं। पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। पृष्ठ मतलब बेसिकली, जैसे मान लीजिए आप घन की बात करें, क्यूब की बात करें, अभी आकृति पे मत जाइएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तो इसमें अलग अलग फलक होंगे ना। जैसे ये एक पृष्ठ है पूरा यहाँ से यहाँ तक, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक पृष्ठ है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस का एरिया इज कॉल्ड सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की भी हम लोग को बात करनी है। उसके बाद क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ, जितने भी उसमें पृष्ठ हैं उनका एरिया की आप बात करते हैं। और अगर 3D ऑब्जेक्ट है तो बेसिकली आप किसकी बात करेंगे, मेंसुरेशन में आयतन की भी बात करेंगे, जैसा प्रश्न आपसे कहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने आपसे कहा कि क्षेत्रमिति को 2 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट्स में बांटा गया है, तो आप कहेंगे कि क्षेत्रमिति को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला हो गया आपका 2D और 3D। डी का मतलब डायमेंशन, मैंने आपसे कहा था। तो हम देखें कि सबसे पहले त्रिभुज, सबसे पहले 2D में कौन आता है, त्रिभुज। भैया ये कोई क्षेत्रमिति नहीं है, ये क्या क्षेत्रमिति हुई, क्या त्रिभुज से छोटी कोई आप एंटिटी जानते हैं जिसमें आप बताएं कि भाई वो एक क्लोज फिगर है, नहीं। तो कम से कम 3 भुजाएं होना चाहिए एक बंद फिगर बनाने के लिए, क्लोज फिगर बनाने के लिए उसकी आवश्यकता, क्लोज फिगर ही क्यों चाहिए उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आप कहेंगे कि त्रिभुज। दूसरा आप देखेंगे आयत, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है, आयत क्या होता है, उसको हमें समझना पड़ेगा। फिर वर्ग, समांतर चतुर्भुज, रोम्बस, ट्रेपेजियम और सर्कल, ये 5-6 एंटिटीज आपकी 2D के अंदर आती हैं, और भी बहुत सी आती हैं, बट मेजर मेजर ये जो है वो आपके सामने है। फिर घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, और उसके बाद आता है कोन स्फीयर और हेमीस्फीयर। एक समचतुष्फलक भी होता है, टेट्राहेड्रन भी होता है, बट हम क्योंकि एसएससी या बैंक या फिर मैं आपसे कहूँ रेलवे वगैरह की मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैं एमपीपीएससी ओरिएंटेड मैथ्स की आपसे बात कर रहा हूँ। और एमपीपीएससी के मैथ्स में आती है कंसेप्चुअल मैथ्स, तो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। अगर इसको मैं आपको पूरा एग्जाम के हिसाब से पढ़ाने बैठ जाऊँ एसएससी के हिसाब से, तो 1-1.5 महीने तो यही चल सकता है, बट हमें सीमित समय में टू द पॉइंट रहकर इसको कंप्लीट करना है। तो आइए ज़रा चलते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए सर, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, परिमाप क्या होता है समझना। सपोज कीजिए मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, मैंने एक वृत्त बनाया,
मैंने एक चतुर्भुज बनाया, क्वाड्रिलेटरल जिसको आप कहते हैं। परिमाप, सबसे पहले तो एक शब्द मैं आपको बता देना चाहता हूँ। परिमाप जो शब्द होता है इसको आप पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर, परिमाप शब्द सर केवल और केवल 2D ऑब्जेक्ट में ही होता है। पहले तो आप ये क्लियर करो अपने दिमाग में, कौन से फिगर में होता है? 2D फिगर में होता है। अब परिमाप 2D फिगर में होता है सर, थोड़ा सा और एलैबोरेट करें, तो हम इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं। परिमाप मतलब आपके लिए आज से है किसी भी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री की लंबाई। क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री की लंबाई। इंग्लिश की स्पेलिंग हमारी थोड़ी सी माफ कीजिएगा, गणित पे फोकस करें आप। बाउंड्री की लंबाई, ठीक है। बाउंड्री की लंबाई मतलब क्या है? बाउंड्री की लंबाई मतलब ये है, मान लीजिए ये एक मैदान है, सपोज करिए एक ग्राउंड है, ये एक सफेद वाला पूरा ग्राउंड है, इसके अंदर एक मैदान है। एक लड़का है ए नाम का, वो ए नाम का लड़का क्या करता है, पहले इस कोने से इस कोने तक जाता है, घूमते घूमते यहाँ तक आ जाता है। फिर इस कोने से चलते चलते देखिए यहाँ जाता है। ये कहाँ घूम रहा है? देखो बाउंड्री पे। एक बार चला, फिर दो बार चला, और तीसरी बार चल के वो कहाँ पहुँच गया? जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। मान लेते हैं ये लंबाई ए है, मान लेते हैं ये लंबाई बी है, और मान लेते हैं ये लंबाई सी है। तो वो जो लड़का पूरा घूम के आया, कितना घूम के आया सर? आप बोलेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी घूम के आया। यही इसकी बाउंड्री की लंबाई है, बाउंड्री की टोटल लंबाई त्रिभुज की। अब बाउंड्री की टोटल लंबाई ही इसकी क्या कहलाएगी? परिमाप, पेरीमीटर। मतलब त्रिभुज का परिमाप क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एक भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा। इसीलिए त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। अब मैं आपसे बात करूं, मान लीजिए आयत है, ये एल फोर लंबाई, एल फोर लंबाई, बी फोर ब्रेथ चौड़ाई, बी फोर ब्रेथ चौड़ाई। सपोज कीजिए यही बच्चा अगले ग्राउंड में घूमने गया, जो कैसा है? आयताकार है, रेक्टेंगुलर। आपको पता है आयत की आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। आगे जब आप आगे चलेंगे हम टॉपिक वाइज स्पेसिफिक, तब हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए सर, कि मान लेते हैं इस लड़के को अपन ने यहाँ से चलाना शुरू किया, चिंटू को, ए से। अब वो ए से चलना शुरू करेगा सर, तो पहले जाएगा एल तक, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। कितना चलेगा? आपने बोला सर एल। फिर वो मुड़ा, वहाँ से कहाँ गया? बी तक आया, तो सर ये आ गया बी तक। फिर सर वो बी से कहाँ जाएगा? यहाँ तक जाएगा, मतलब कितना चलेगा? एल। फिर वो एल से कहाँ जाएगा? बी तक, तो कितना आ गया? बी। मतलब आप बोलेंगे सर एल प्लस एल दो बार एल चला, और सर बी प्लस बी दो बार बी चला। तो मैंने ले लिया कॉमन, तो अब आप बोलेंगे कि कितना चला? वो 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी चला। अब ये कुछ देखा देखा सा लग रहा होगा आपको, दो कोष्टक में एल फोर लंबाई और बी फोर ब्रेथ मतलब चौड़ाई। ये बचपन में बच्चे फॉर्मूला रटते हैं परिमाप का, पेरीमीटर का। परिमाप क्या होता है? दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होती है पेरीमीटर। किसकी परिमाप? आयत की। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है बाउंड्री की लंबाई। ऐसे ही वृत्त में बात करें, अगर कोई बच्चा यहाँ से दौड़ते दौड़ते ऐसे घूमते 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 और वहीं वापस आ जाए, पूरा एक चक्र घूम जाएगा, और एक चक्र घूमने में उसको जो दूरी चलनी पड़ती है वो क्या होती है? 2 पाई आर। आपने बचपन से पढ़ा है। और यहीं पर इस 2 पाई आर को आप बोल देते हैं परिधि। मैंने आपसे जो सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले, परिधि मतलब होती है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब बेसिकली जब आप सर्कुलर परिमाप की बात करते हैं, जब आप वृत्त का परिमाप निकालते हैं, तो वृत्त के परिमाप के लिए एक शब्द उन्होंने स्पेशली दे दिया है, जिसका नाम है परिधि, पेरीमीटर। है तो ये भी परिमाप, है तो ये भी सरकमफेरेंस, बट इसको आप एक स्पेसिफिक टर्म से जानते हैं जिसका नाम है पेरीमीटर या परिधि। तो आपको एक शब्द क्लियर हो गया कि भैया परिमाप शब्द का मतलब तो अब हमें समझ में आ गया है। अब देखते हैं और आगे चलते हैं। अब परिमाप यदि आप समझ गए तो क्षेत्रफल भी समझिए। क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये कैसी आकृति है? ये कोई आकृति थोड़ी है, ये तो खुला हुआ एरिया है। खुला हुआ एरिया मतलब क्या? इन दो दीवारों ने कोई बंद प्लॉट बनाया है क्या? नहीं। अब मुझे बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? आप बोलेंगे ये त्रिभुज है। त्रिभुज नहीं है सर, ये त्रिभुज इसलिए नहीं है। कोई बोलेगा क्यों नहीं है, इसमें तो 3 भुजाएं हैं। भले 3 भुजाएं हैं, पर 3 भुजाएं बंद नहीं हो रही हैं। जब तक आप क्लोज फिगर नहीं बनाओगे तब तक आप उसको त्रिभुज नहीं कह सकते। ऐसे ही आप चतुर्भुज बनाओगे 4 साइड का, तो जब तक वो क्लोज नहीं होगा तब तक उसको चतुर्भुज नहीं कह सकते। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में, मेंसुरेशन में या ज्योमेट्री में आकृति कैसी होनी चाहिए? क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी? कितना आसानी से आप कह दोगे कि 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति, अ क्लोज्ड एंटिटी मेड अप विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ऐसा ही होगा ना? तो अब सर एक बात बताइए कि भैया ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा?
तो इसका एरिया निकालने के लिए जनाब हमें ये करना पड़ता है कि इसने कितना प्लॉट कवर कर रखा है, इतना प्लॉट कवर कर रखा है, जो जगह इसने घेर रखी है वही इसका क्षेत्रफल होगा। तो किसी भी 2D ऑब्जेक्ट में, किसी भी 2 डायमेंशन वाले फिगर में, बंद फिगर में अंदर जितना एरिया, जितनी जगह कवर हो रही है, उसी को आप क्या बोलते हैं, उसका क्षेत्रफल कहते हैं, उसको आप उसका एरिया कहते हैं। इसका मतलब फिर कोई पूछे सर सर्कल का एरिया क्या होगा, तो इस सर्कल ने जितनी अंदर जगह घेर रखी है, जो मैं आपको अब बता रहा हूँ हैच करके, वही क्या है, इसका एरिया होगा। आशा करूंगा दोनों शब्दों का मतलब थोड़ा थोड़ा दिल तक तो पहुंच गई होगी बात वैसे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके चीज़ों को पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति में और क्या पता करना है हमें, अब हम पहले ट्रायंगल की बात करें, जैसे त्रिभुज की बात करें। तो त्रिभुज आपके लिए बहुत आसान है डिफाइन करना। एक शब्द इंपॉर्टेंट है, 3 भुजाओं से मिलकर बनी कैसी आकृति, बंद आकृति। ये लिख के जरूर आना, को आप क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज कहते हैं, इसके साथ साथ अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप विथ 3 साइड्स, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, त्रिभुज के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट, इसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। अब ये इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं उसको समझें। थोड़ा थोड़ा मैं आपको टर्मोलॉजी समझा देता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि खुद लिखे और खुदा वांचे, समझ ही नहीं आ रहा है हम कहना क्या चाहते। ये एक त्रिभुज है, इसमें 2 तरह के एंगल होते हैं सर, एक होता है इंटीरियर एंगल, एक होता है एक्सटीरियर एंगल। ये अंदर, अब देखो कोण बनता कहाँ है, ये त्रिभुज की एक साइड है, ये त्रिभुज की एक साइड है। तो 2 साइड एक दूसरे पर कैसे झुकी हुई हैं, देखो ये झुकी हुई हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो 2 साइड एक दूसरे से जितने रिस्पेक्ट पे झुकी हुई हैं वही बनता है कोण। तो मान लीजिए मैंने थीटा से बता दिया, तो एक कोण ऐसे दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ भी तो 2 साइड झुकी हुई हैं, तो यहाँ भी बन गया एक। मान लीजिए कोई और कोण बन सकता है, जरूरी है क्या तीनों बराबर हो, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो लेट अस से इसका नाम हम ले लेते हैं अल्फा, और इसका नाम ले लेते हैं बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा बराबर होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल, ये क्योंकि त्रिभुज के अंदर है तो ये अंतः कोण है, बाहर होते तो कैसे होते, बाह्य कोण। ज़्यादा डीप में आपको नहीं लेके जाऊंगा, आपकी परीक्षा के उद्देश्य पूरे होने चाहिए बस। जैसे कि ये अंतः कोण है ना, तो अगर मैं किसी भी त्रिभुज की कोई भी एक साइड बढ़ा दूं, एक साइड बढ़ाना, दोनों एक साथ मत बढ़ा देना, एक साइड बढ़ा दिया, तो ये बाहर जो एंगल निकलता है इसको बोलते हैं बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। तो ऐसे एक एक्सटीरियर एंगल इधर है तो एक बाह्य कोण इधर भी होगा, इसको बढ़ा दूं तो एक बाह्य कोण इधर भी होगा। जितने अंतः कोण होते हैं उतने ही बाह्य कोण होते हैं। बाह्य कोणों का जो योग होता है, जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है, मैं आपको बता देता हूँ एडिशनल जानकारी थोड़ी सी। जो बाह्य कोणों का योग होता है, जैसे मान लो इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी, दुनिया की कोई भी आकृति हो उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 ही होगा, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो 5 साइड हो, चाहे वो 6 साइड वाला हो, चाहे वो 10 साइड वाला हो, चाहे वो 1000 साइड वाला हो, उसके बाहर वाले सारे एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा, 360। ठीक बात है। त्रिभुज के अंतः कोणों का, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई आकृति अगर बंद है, 3 साइड से बनी है और वो त्रिभुज है, तो वो जब भी हो सकती है जब उसके तीनों एंगल्स का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, त्रिभुज को 2 आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब आपने तो बचपन में बहुत सारे राक्षसों के नाम सुने थे, समबाहु राक्षस, विषम बाहु राक्षस, समद्विबाहु राक्षस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, ऐसे सुना था आपने। फिर आपने बोलेंगे कि आपने तो अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज भी सुना था, राइट एंगल ट्रायंगल भी सुना था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी सुना था, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी सुना था। तो ये सारे त्रिभुज कहाँ से पैदा हो गए एकदम, तो इसको क्लासीफाई किया गया, इसको कैटेगराइज किया गया। अब मैं आपको शब्दों की ध्वनि थोड़ी सी सुनाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज को कैटेगराइज कर रहे हैं अलग अलग पार्ट्स में। मुझे एक बात बताइए, अभी अभी आपके सामने मैंने 3 नाम लिए। पहला नाम लिया मैंने अधिक कोण त्रिभुज, एक नाम लिया सर मैंने अधिक कोण त्रिभुज, एक नाम लिया मैंने न्यून कोण त्रिभुज, और एक नाम लिया मैंने समकोण त्रिभुज। क्या आपको इन तीनों में, इसका नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और इसका नाम होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इंग्लिश में। सर मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर आपको एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा है, कोण, कोण और कोण। उसका नाम लगाने के बाद आप तुरंत कोण लगाते हो। फिर आपने एक और सुना होगा, एक कैटेगरी और आपने अभी अभी आप कुछ कुछ कह रहे थे, बोले क्या कह रहे थे, तो आप कह रहे थे, बोले एक समबाहु राक्षस का नाम सुना था बचपन में, समबाहु त्रिभुज। एक आपने सुना था समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, बाहु मतलब भुजाएं, और एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल, को कहते हैं इस आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल।
बोले इसमें तो मुझे बाहु बाहु सुनाई दे रहा है, और बाहु मतलब क्या होती है, भुजा होती है ना, बाहु मतलब भुजा होती है। और ये इसमें कौन कौन सुनाई दे रहा है, मतलब एक आपको शब्द सुनाई दिया कौन। तो जरा एक बात बताओ, त्रिभुज को दो तरीके से कह सकते हैं कि नहीं, कि ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। त्रिभुज को दो भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में नहीं, दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, क्लासिफाइड किया जा सकता है, ग्रुप्ड किया जा सकता है। जो है कौन कौन से, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के। सबकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज देखनी है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत डीप में नहीं जाना है। जनरली हमें जितना हमारा एग्जाम की दृष्टि से काम पूरा हो उतना ही पढ़ना है। तो दो आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है, भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स द ट्रायंगल आर ऑफ थ्री टाइप्स, स्केलर, आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। जो बात मैंने अभी आपको समझाई, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आई होगी। जनरली न्यून कोण कैसा दिखता है, न्यून मतलब होता है कम। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन, मान लेते हैं उनका नाम है ABC। इनमें से एक भी कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, सारे कोण 90 डिग्री से अगर छोटे हैं तो होगा वह न्यून कोण त्रिभुज। अगर कोई एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है, एक कोण ही हो सकता है, एक से ज्यादा एंगल 90 डिग्री के नहीं हो सकते, नहीं तो पता चले कि भाई 180 रुपये तीन भाइयों को बंटने हैं, 90 रुपये एक भाई को मिल ही गए हैं, तो बचे कितने रुपए, 90 रुपीज। अब ये 90 रुपीज दो भाइयों में बांटने हैं, तो किसी भी एक भाई को पूरे 90 रुपीज नहीं मिलेंगे। तो इसलिए समकोण त्रिभुज में सिर्फ एक कोण, राइट एंगल ट्रायंगल में ओनली वन एंगल कैन बी 90 डिग्री या राइट एंगल, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज वह होता है जिसमें सिर्फ एक कोण 90 डिग्री का होता है। और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें कोई एक कोण ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। कोई भी एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है। एक भाई ने 180 रुपए में से 90 रुपए से ज्यादा रख लिया, तो बाकी दोनों के लिए इस बार तो 90 रुपए भी नहीं बचे, 90 रुपए से कम बचे, मतलब इन दोनों को कम कम पैसा मिलेगा, इसको ज्यादा पैसा मिलेगा। ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, कोई सा भी दुनिया का त्रिभुज हो, तीनों एंगल का सम 180 तो होगा ही होगा, इसमें कोई भी डाउट अपने को नहीं, ठीक है। ज्यादा लोड नहीं देंगे आपको। समबाहु राक्षस, समबाहु राक्षस बोलेगा कि भाई हम तीनों बाहु जो है वो बराबर होंगी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। समद्विबाहु मतलब समद्विबाहु राक्षस बोलेगा कि हमारी दो साइड्स इक्वल होंगी पर तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी। मैंने देखिए दो बराबर के एरो लगाए हैं, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। विषम बाहु राक्षस क्या कहेगा, विषम बाहु राक्षस बोलेगा कि सर मेरी एक भुजा भी अलग, दूसरी भुजा भी अलग और तीसरी भुजा भी अलग, मेरी कोई भुजा किसी के बराबर नहीं होगी। आई हैव ऑल थ्री डिफरेंट साइड्स। इसकी एक से दे देते हैं, इसको दो से और इसको तीन से, कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है। अब और आगे बढ़ते हैं, और आगे आपसे देखते हैं भाई क्या कहना चाह रहा है। अब आइए थोड़ा सा प्रश्नों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। मैं सीधा कम समय में ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए आपको सीधा मुद्दे पर लेके आ रहा हूँ। जहाँ जहाँ जो जो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, अननेसेसरी मैं आपका समय ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई एसएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको 6, 7, 8 पोर्शन में बांटा है, इस पूरी सीरीज़ को। मेंसुरेशन सीरीज़ में आपको एक एक करके, जैसे अभी हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, हमने 2D 3D समझ लिया, अब हम प्रश्न की चर्चा करेंगे त्रिभुज पे आधारित। तो जो ट्रायंगल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट बातें होंगी, मैं आपको बता दूंगा, आप अपने नोट्स में उसको तुरंत नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपसे बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा मतलब त्रिभुज में तो तीन भुजाएं होती हैं, अब ईच साइड प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 मीटर है, तो इसका एरिया आपको बताना है। तो सर एक बात बताइए कि अगर प्रत्येक भुजा मतलब तीनों साइड्स आपकी आपस में बराबर ही हो गई, तो ये कैसा त्रिभुज हुआ। आप बोलेंगे तो समबाहु राक्षस है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब मैंने आपको अभी तक कोई सूत्र नहीं बताया है, जहां जहां फॉर्मूलेज आते जाएंगे मैं आपको बताते चलूंगा। क्यों बताते चलूंगा, ताकि आपका समय बचे। तो सबसे पहला आप नोट लगाइए कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, एरिया को हम जनरली डेल से दर्शाते हैं। इसको त्रिभुज मत समझ बैठना, इसको डेल बोलते हैं, डेल, ठीक है, डेल, डेल, इसको हम एरिया का साइन मानते हैं। तो डेल बराबर होता है √3/4 ए स्क्वायर। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 ए स्क्वायर। इसको नोट करें, जहां पर ए क्या है, आपकी भुजा है, त्रिभुज की क्या है, भुजा। अब कौन सी भुजा है, क्योंकि ये समबाहु है, कौन सा त्रिभुज है ये, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है सर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों भुजाएं बराबर,
कोई सी भी एक भुजा का मान रख दीजिए, बात तो एक ही है। अगर ये सवाल आता है 7 मार्कर में या 2 मार्कर में, 7 मार्कर में अगर ये प्रश्न आएगा तो हम चित्र भी बनाएंगे, ध्यान रखना चित्र के नंबर मिलेंगे, डायग्राम के मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आपका ये सवाल 2 मार्कर में आता है, सीधा फार्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। पहले मैं आपको 2 मार्कर के हिसाब से समझाता हूँ। सपोज करिए ये सवाल 2 मार्कर में आया होता, ठीक है, तो आपको पता है कि भुजा कितनी है, भुजा ए बराबर कितना दिया हुआ है आपका 10 मीटर है। आप लिखते कि सीधा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 a स्क्वायर। अब क्या लिखते हैं आप, इसी को कंटिन्यू करते, मैंने आपको बताई है ये बात पहले, √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर। अब देखिए सर, आपको काटा पीटी नहीं करनी होती है, मैंने आपको समझाया है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, मैं आपको अलग से करके बता देता हूँ, बटे 4 इंटू √3। 4 से 100 कितनी बार कटता है, 25 बार। तो इसका जो आंसर आपको मिलता है वो कितना मिलता है, 25√3। और हमेशा याद रखना, अगर यूनिट गलत लिख दी तो नंबर कट जाएंगे आपके। वर्ग मीटर लिखेंगे, वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्यों लिखेंगे, इसका कारण जरा आप सोचेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वर्ग मीटर जो होता है, स्क्वायर मीटर जो होता है, स्क्वायर मीटर में एरिया लिखते हैं और घन मीटर में आप क्या लिखते हैं, वॉल्यूम, आयतन। वर्ग मीटर क्यों हो रहा है, क्योंकि भुजा इंटू भुजा, तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा, वर्ग मीटर, ऐसा मतलब है। अभी ऐसे समझ लो आप। तो एक तो आप 2 मार्कर में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आपने सूत्र लिख दिया, सूत्र के नंबर हैं परीक्षा में। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि आपको अगर फॉर्मूला आपने मेंशन किया तो आपको फॉर्मूले के नंबर जरूर जरूर और जरूर मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन यही प्रश्न अगर 7 मार्कर में आया होता तो आप क्या करते, चलो भाई आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये सवाल 7 मार्कर में आया होता तो हम क्या लिखते, सबसे पहले हम बनाते एक सुंदर सा डिजाइनर सा चित्र, एक डायग्राम बनाते हम। ये हमने डायग्राम बना दिया है। सबसे पहले आपको किसी भी त्रिभुज को बनाओ तो उसका नाम देना ABC। फिर आप बोलते कि त्रिभुज है समबाहु, तो तीनों तरफ क्या लिख दिया, मान लीजिए आपने 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर, ठीक है। अब आप बोलते कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु, आपको प्रेजेंटेशन के नंबर है, परीक्षा में ऐसा ना लिख के आए समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर 10 मीटर, ठीक है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, परीक्षा में ऐसा ना लिख के आए कि वो आपको हाथ पकड़कर क्लास के बाहर छोड़ने आए, इतना गंदा, आपको कॉल लगा के पूछे कि भाई आपने क्या लिखा है, थोड़ा आके समझा जाते अगर, तो हमारा थोड़ा सा आपको नंबर वंबर दे देते हम, है ना। नहीं तो अगर किसी राइटिंग बहुत ही ख़राब है तो नीचे मोबाइल नंबर भी लिखाना आप, ताकि वो आपको फ़ोन लगा के पूछ ले कि मालिक ये क्या लिखा हुआ है आपने, जो हिब्रू भाषा में लिखा है आपने वो हमें थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है। ये आपने फॉर्मूला लिखा और बोलते क्या, मान रखने पर अब आप बोलते कि डेल बराबर √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर। अब लिखते क्या, हल करने पर, हल करने पर, और जैसे ही आप लिखते तो डेल बराबर √3/4 इंटू 100 और आप लिख देते 25√3 वर्ग मीटर। अब आप मुझे बताओ कि इसमें आपके कौन नंबर काट सकता है। पूरे बढ़िया एकदम शानदार तरीके से नंबर मिलते हैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसको, या आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, आपको एक काम की बात मिल गई, फॉर्मूला मिल गया यहाँ से। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6, 8, 10, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं आपको, 6, 8 और 10 मीटर है। तो ऐसे आकार वाले मैदान में, एक समकोण त्रिभुज है उसकी भुजाएं हैं, ऐसे आकार वाला एक मैदान आप या उसमें आपको 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास उगाने का खर्चा क्या हो। अच्छा एक और बात, आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हो, पिछले सवाल में नोटिस करिए आपने क्या निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है, एरिया निकाला है। तो मेंसुरेशन में आप क्या निकालते हैं, एरिया या पेरीमीटर या वॉल्यूम। तो क्षेत्रफल निकाला है, इसीलिए सवाल का है मेंसुरेशन का, ये पहचानना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। भाई एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं। अब ऐसा समझो आप कि एक मैदान है समकोण त्रिभुज के जैसा, राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि एक कर्ण होता है, एक हाइपर। अब देखो मैं आपको कुछ नई चीजें बताता हूँ। सबसे पहले आपने इसका नाम दिया ABC। जो 90 डिग्री कोण है, एक होता है जिसमें 90 डिग्री एंगल होता है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हमेशा हाइपोटेनस कहलाती है, हमेशा कर्ण कहलाती है। किसी भी एक को लंब मान लो, किसी भी एक को आधार मान लीजिए, तो परपेंडिकुलर इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बेस, ठीक है, कर्ण, लंब और आधार। और आपको एक और बात पता है समकोण त्रिभुज में, हमेशा याद रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस का स्क्वायर। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से मालूम है, इसमें भी आपको कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट नहीं है। अब मुझे एक और बात आगे की बताएं। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 और 10 है। ऐसे आकार वाले मैदान में आपको घास उगानी है। अब आपको इस मैदान में क्या करना है सर, घास उगानी है, बढ़िया हरी हरी एकदम ताजी ताजी घास उगानी है आपको। तो क्या करें आप घास उगाने के लिए, घास कहाँ उग रही है पहले तो एक बात बताओ, बोलिए घास उगाने का सवाल सॉल्व कैसे होगा। भैया एक बात बताइए कि घास कहाँ उग रही है। मैंने आपसे बोला मेंसुरेशन का सवाल है। अब मेंसुरेशन के सवाल का मतलब या तो पेरीमीटर की बात होगी या एरिया की बात होगी। अब घास मुझे बताइए बाउंड्री पे उग रही है कि क्षेत्रफल में उग रही है। तो आप बोलेंगे सर क्षेत्रफल में उग रही है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और हर क्षेत्रफल के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना है, 5 रुपए। तो 2 स्क्वायर मीटर का कितना होगा, 2 बार 5 रुपए। 3 स्क्वायर मीटर का कितना होगा, 15 रुपए। 4 स्क्वायर मीटर का 20 रुपए। तो पूरे का कितना होगा, जितना भी एरिया होगा इंटू 5 रुपए। कॉमन सेंस। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसकी भुजाएं कितनी है, 6 मीटर। तो मैंने इसको लिख दिया 6 मीटर, इसको लिख देते हैं 8 मीटर। अच्छा मैंने कर्ण को 10 मीटर कैसे लिखा, ये बोले सर आपको कैसे पता। क्योंकि भैया सबसे बड़ी जो साइड होगी वो सबसे बड़े कोण के सामने होगी। देखने में सबसे बड़ी साइड कौन दिख रही है, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होता है। जितना बड़ा एंगल होगा, ऐसे समझ के देखो आप, मान लीजिए ये एक एंगल है, इसके सामने एक छुटकू सी मैंने भुजा बना दी। अब मैं इस एंगल को और ऐसे खींच दूं, ऐसे खींच दूं जोर से, अगर मैं इसको खींच दूं, लंबा कर दूं, तो भुजा बड़ी हो जाएगी कि नहीं होगी। देखो इन दोनों में कंपेयर करो आप। तो जैसे जैसे एंगल और बड़ा कर दो आप, इसका एंगल और बड़ा करोगे तो और बड़ी भुजा हो जाएगी। तो जितना बड़ा एंगल होता है उतनी बड़ी साइड होती है उसके उसके सामने। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आपने देखा यहाँ पर कि 6, 8, 10 वाला एक एरिया है। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है। चलिए एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं आपको दी हैं, तो आप क्या लिखते, ये 7 मार्कर में अगर मान लीजिए प्रश्न आया होता तो प्रश्नानुसार आप बोलते समकोण त्रिभुज की भुजाएं या त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं, त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं, क्योंकि है तो ये ग्राउंड ही ना। ट्रायंगुलर मैदान की जो साइड्स है वो कितनी है, 6, 8, 10 मीटर। ठीक है, हम बोलते माना कि इसका आधार, माना कि मैदान का आधार, क्योंकि आपको देखिए समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल नोट लगाइए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है डेल बराबर वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस आधार इंटू हाइट मतलब ऊंचाई। आप 6 और 8 में से आधार किसी को भी मान सकते हैं, ऊंचाई किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कर्ण वही रहेगा, हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा ही रहेगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे माना कि मैदान मैदान का आधार बराबर कितना है, 8 मीटर, एवं ऊंचाई बराबर जो है वो आपको कितनी मान ली आपने, मान लीजिए 6 मीटर। अब आपने क्या बोला, मैदान का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू 6 इंटू 8। आधार कितना है, 8 इंटू कितना है, 6। अब भैया ये कहाँ से आया, तो आप बोलेंगे साइड में। आप हमेशा किसी भी फॉर्मूले को लगाएंगे तो साइड में बोलेंगे। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में मार्क करते और आप लिखते चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। मतलब आपने बता दिया कि मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इसमें किया है। 1/2 8 छंग 48 होता है, और 48 का आधा कितना होता है, 24। अब 24 मीटर की 24 वर्ग मीटर, तो आप बोलते 24 वर्ग मीटर का ये प्लॉट है, एरिया है। अब इसमें 1 वर्ग मीटर में घास उगाने का खर्च कितना है, 5 रुपए। तो अब आप बोलेंगे खर्च की गणना भी करनी है आपको। सर ये सवाल 7 मार्कर और 10 मार्कर में आपसे आराम से पूछा जा सकता है। तो आप बोलते हैं कि प्रति वर्ग मीटर जो खर्च है, प्रति वर्ग मीटर पर स्क्वायर मीटर जो एरिया है वो कितना है, 5 रुपीज। तो आप बोलते टोटल एरिया क्या होगा, टोटल खर्चा क्या होगा, तो आप बोलते टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्च बराबर 24 इंटू 5 बराबर कितना होता है, 120 रुपीज। और लास्ट में आप लिख के आ जाते अगर 10 मार्कर में होता, अतः कुल खर्च, घास उगाने का कुल खर्च कितने रुपए प्राप्त हुआ, 120 रुपए होगा। और यही इस सवाल का अभीष्ट उत्तर होगा। अर्थात घास उगाने का खर्च 120 रुपए होगा, यही हमारा अभीष्ट उत्तर है। दूसरी बात आपको पता चल गई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। और जो भी बातें राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड आपके एग्जाम के लिए जरूरी थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। मैं आशा करूंगा आपको समझ में आया होगा। इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, अगला
अब समझते हैं और आगे क्या बात हमें करनी है। अब आते हैं सर आयत की तरफ। अच्छा, मैं आपको क्षेत्रमिति में एक सूत्र और बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कल को स्केलेन ट्रायंगल आ जाए, कल को आपका एक विषम बाहु त्रिभुज आ जाए। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? हमेशा जब भी आप त्रिभुज बनाओगे उसका नाम जरूर दोगे, आप एग्जाम में चित्र बनाओगे तो। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड्स बराबर नहीं है। एक स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, तो ए बी सी आपस में बराबर नहीं है। तो विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल होता है वो होता है अंडर रूट, बचपन की यादें बिल्कुल हरी हो जाएंगी आपकी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये एस क्या है सर? एस का नाम है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या है सर? अर्ध परिमाप है सर सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। अब ये पूरा परिमाप तो सुना है, तो आप बोलेंगे सर अगर आपने पूरा परिमाप सुना है, पूरा परिमाप तो पेरीमीटर होता है, और पेरीमीटर मतलब होता है सर बाउंड्री की लंबाई, और इसकी बाउंड्री ए प्लस बी प्लस सी है। तो सर एक बात बताइए, जब पूरा परिमाप ए प्लस बी प्लस सी है तो आधा परिमाप कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सिंपल। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि ये है मान लीजिए 6 है, ये मान लीजिए 8 है और ये मान लीजिए 10 है, तो इसका अर्ध परिमाप कैसे निकालोगे आप? 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे 2, 6 और 8 14, 24 का आधा कितना होता है? 12। ये आपका एस का मान आता। अगर मुझे इसका एरिया निकालना होता तो कैसे निकालते? 12 एस माइनस ए एस माइनस बी। देखिए 6 8 और 10 है ना, तो एस माइनस सी। अब आप बोलते 12, 12 में से 6 गए तो 6 बचा, 12 में से 8 गए तो 4 और 10 गए तो 2। इसको आप सॉल्व करते हैं, अंडर रूट के बाहर लेते हैं, 6 2 12, और 2 बार 12 है तो एक बार 12 बाहर आ जाता, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता? 2, तो 24 इसका आंसर आ जाता। मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बताया है। तो साथियों, आज हमने मेंसुरेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, और उसके बाद हमने त्रिभुज को कंप्लीट किया यहाँ पर। आने वाले सेशन में हम इसी को कंटिन्यू करते जाएंगे। अब हम चतुर्भुजों की बात करेंगे, और ऐसे एक एक करके हम सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको आप लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इसी एनर्जी के साथ पॉजिटिविटी बनाए रखें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ रहे। थैंक यू।